हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी एचटेट सीडीपी सीरीज की सेकंड क्लास है। होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्ग्राफिया इज अ टाइप ऑफ। ऑप्शंस हैं आपके, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन या लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया ये दो वर्ड से बना है, डिस प्लस ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है कि राइटिंग बाय हैंड, मतलब जो आपने आपकी हैंड राइटिंग होगी वो चीज। इसका मतलब होता है इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड यानी कि ऐसी कोई चीज जो वीक है, मतलब उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी होनी चाहिए, या कोई डैमेज है उस चीज में। तो इससे आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि वो डिस्ग्राफिया वो डिसेबिलिटी है जिसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स होंगी वो वीक होगी। वीक राइटिंग स्किल से हमारा क्या मतलब है कि हो सकता है कि जो लर्नर यानी कि चाइल्ड की जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन ना हो, मतलब जो समझ आए इतनी भी ना हो सकता है कि उनके जो लेटर्स के बीच में स्पेस है वो एप्रोप्रिएट ना हो, मतलब वो ठीक ना हो स्पेस। जैसे मान ली ए यहाँ लिखा है, बी हो सकता है यहाँ लिख दे, सी यहाँ या डी यहाँ लिख दे। और उसके बाद इनकी जो है ये हैंडराइटिंग मतलब इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब कोई लेटर सेंटेंस कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उस बात का उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस चीज को आप डिस्ग्राफिया कहते हैं। और हो सकता है इन बच्चों की स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो, जो इनकी राइटिंग स्पीड होगी वो भी स्लो होती है। तो इस डिसेबिलिटी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो डिस्ग्राफिया हो गया आपका कि जो आपकी रिटर्न स्किल होगी वो वीक होगी। ऐसी जो डिसेबिलिटी होती है वो आपकी डिस्ग्राफिया होती है। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो आपकी हैंडराइटिंग की एबिलिटी को अफेक्ट करती है, मतलब जो आपकी रिटर्न की एबिलिटी को अफेक्ट करती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारे कि एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हमने यहाँ देखा कि ये एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि जिससे बच्चे की हैंड राइटिंग की स्किल्स प्रॉपर नहीं होती एज के हिसाब से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गिव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ऑप्शंस हैं आपके, पियाजे, कोलबर्ग, गिलिगैन या नो ऑप्शन इज करेक्ट। देखें, अगर आप पहली बार सीडीपी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत वो होता है ना कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो इसके साथ जो नाम फेमस है वो कोलबर्ग है, कि हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऐसे पढ़ा कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और इसे हम करेक्ट मान लेंगे, पर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिसने पहली फर्स्ट गेव द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, सबसे पहले जिसने दी हो, तो आपका आंसर यहाँ पियाजे है। हाँ, पियाजे की हम ज्यादातर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पर पियाजे ने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी दी है। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, सबसे पहले जैसे ये वर्ड है मोरल डेवलपमेंट, मतलब मोरल डेवलपमेंट क्या है। मोरल डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जिससे बच्चा राइट या रॉन्ग के बारे में सीखता है, कि क्या चीज सही है और क्या चीज जो है वो गलत है। तो वो चीज मतलब मोरल डेवलपमेंट है उसकी। तो उसने क्या किया कि बच्चों पे जैसे रिसर्च किया कि जो बच्चे हैं ना वो रूल्स या लॉ के हिसाब से कैसे एक्ट करते हैं, उनके जो राइट रॉन्ग है वो कैसे हैं, मतलब सही गलत को वो कैसे जज करते हैं। तो ये इन्होंने फिर इसके लिए दी है अपनी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने इसकी 4 स्टेजेस दी हैं। 4 स्टेजेस में फर्स्ट है आपकी एनोमी या प्री मोरल पीरियड। ये बच्चे का बर्थ से लेके 5 ईयर तक होता है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है ना
वो फ्री फ्लो में काम करता है। फ्री फ्लो में काम करने का मतलब ये है कि वो सही गलत के बारे में उसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती और वो सही गलत को ज्यादा समझता नहीं है। सेकंड है आपकी हेट्रोनॉमी अथॉरिटी, मतलब 5 to 9 years। इसमें जो बच्चा होता है ना वो दो बेसिस पे काम करता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। मतलब वो ये सोच के काम करता है कि कौन सी चीज है जो उसकी रिवार्ड इन द सेंस कि जैसे उसकी प्रेज करवाए या कोई चीज जो उसे पनिश करवा सकती है। तो मतलब वो चीजों पे काम करेगा जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सब सोच के काम करेगा। तो मतलब जो उसका मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट होगा ना वो एक्सटर्नल होगा, कि उसे सोसाइटी की तरफ से मिला है कि क्या चीज आपकी ठीक है और क्या चीज आपकी ठीक नहीं है। थर्ड आ जाती है आपकी जो इन्होंने दी है वो है हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी। ये इनकी थर्ड स्टेज है जो काम करती है 9 से 13 साल के बच्चे के लिए। रेसिप्रोसिटी का मतलब आप देख लें कि ऐसी रिलेशनशिप जो मतलब ऐसे हो कि हम कोई काम कर रहे हैं, वो दूसरों का सोच के कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि दूसरा भी कुछ करेगा तो वो हमारा सोच के करेगा। मतलब इस कंसेप्ट का बेसिकली मतलब ये है कि हम अगर कुछ गलत या सही करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि कल को कोई हमारे साथ भी गलत या सही कर सकता है दूसरों का ध्यान रख के। तो हम इस कंसेप्ट पे काम करते हैं कि वी शुड नॉट डू टू अदर्स व्हाट विल बी ऑफेंसिव टू अस। मतलब हमें दूसरों के साथ वो काम नहीं करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई करेगा तो वो गलत होगा। तो हम इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। या रेसिप्रोसिटी मतलब गिव एंड टेक के सिस्टम पे काम कर रहे हैं आप। और जो इनकी फोर्थ स्टेज है वो है आपकी ऑटोनॉमी या एडोलसेंस ऑटोनॉमी, जो कि मतलब आप की आ जाती है 13 साल से अब। तो ये कहते हैं कि यहाँ तक बच्चे की जो पूरी मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है। बच्चा इंटरनल बेसिस पे काम करता है, मतलब उसे सही गलत की अपने हिसाब से पूरी नॉलेज हो जाती है। वो समझ जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है। तो ये प्याजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में। अनोमी, हेट्रोनॉमी अथॉरिटी, हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी और आपकी ऑटोनॉमी की स्टेज। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो है प्याजे। हाँ, कोलबर्ग ने प्याजे की थ्योरी की स्टेजेस आगे इंक्रीज करी है और अपना कुछ एक वर्क इन्होंने आगे ऐड किया है। तो जो ज्यादा फेमस है वो आपकी कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसकी थ्योरी की स्टेजेस हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं, जो कि फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये आपकी बर्थ से लेके बच्चे में 2 साल तक होती है। ऐसे ही आपकी 2 से 7 साल तक होती है। ऐसे ही आपकी 7 से 12 और ये आपकी 12 से ऑनवर्ड। तो फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप ड्यूरिंग, मतलब ऐसा जब बच्चे क्लास में ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे बच्चों में ये कंसेप्ट आ जाता है कि हम लोगों का ये ग्रुप है, हम 4 दोस्त हैं। या जैसे कि शरारती बच्चों ने मिलके अपना ग्रुप बना लिया, या कोई बच्चे एक रीजन से हैं तो हो सकता है वो अपना ग्रुप बना लें। बॉयज बॉयज मिलके अपना अलग ग्रुप बना लें, गर्ल्स का ग्रुप अलग हो जाए। तो मतलब ये कब होता है बच्चों में, तो ये आ जाती है आपकी क्वालिटी उनमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें बच्चा ना रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की, कि वो लॉजिकली चीजों को समझना शुरू कर देता है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती है जिससे वो अपनी बात समझ भी सकते हैं और दूसरों को
दूसरों की बात समझ सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। तो फिर ये रीजन होता है कि इस स्टेज में आके बच्चे जो है वो ग्रुप्स में, मतलब कि जिनका बिहेवियर सेम होगा, वो सेम एक ग्रुप में रहना पसंद करेंगे। तो ऐसे बच्चों में ग्रुपिंग डेवलप हो जाती है आपकी। तो यही क्वेश्चन था कि एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, तो वो है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड सेज, एक बच्चा अपनी माँ को बोलता है, मम्मा टुडे द सन इज सैड, आज सूरज उदास है। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, मतलब ये प्री ऑपरेशनल थॉट है आपका, ये 2 से 7 साल के बच्चे का। तो सबसे पहले आप देखिए कि बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है कि मम्मी आज ना सूरज उदास है। तो सबसे पहले उसने बच्चे ने क्या किया कि उसने ना सूरज को इंसान के इमोशंस दे दिए हैं कि वो भी उदास हो सकता है या खुश हो सकता है। तो फिर ऐसी कौन सी, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, मतलब कौन सी चीज है जो बच्चे को ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही है कि जो सन है वो भी उदास हो सकता है या खुश हो सकता है। ऑप्शन है आपके, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। तो ये कंसेप्ट है पियाजे का एनिमिज्म का, जहां पे बच्चा क्या करता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको भी ना ऐसे लिविंग की तरह ट्रीट करेगा। मतलब वो सोचता है कि जो चीजें मैं फील करता हूँ ना वो दूसरे भी फील करते हैं। तो बच्चे की जो इस क्वालिटी को ना वो एनिमिज्म कहा जाता है, एनिमिज्म। और ये इगोसेंट्रिज्म भी इसी स्टेज का कंसेप्ट है, जिसमें बच्चा ज्यादातर यही सोच पाता है कि वो क्या चाहता है, क्या सोचता है। उसके लिए सिर्फ खुद की चीजें समझना ही पॉसिबल है, वो दूसरे को नहीं समझ पाता है। तो ये आपके दो कंसेप्ट हैं इस स्टेज के, इगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म। आपको मेनली बस ये याद रखना है कि एनिमिज्म एक वो क्वालिटी है जहां पे जो चाइल्ड होगा वो, जो उसकी अपनी क्वालिटीज होंगी या जो ह्यूमन क्वालिटीज या इमोशंस होंगे, वो इननेट ऑब्जेक्ट्स में भी उसको लगेगा कि वो भी वो शोक कर रहे हैं। मतलब सूरज भी उदास होगा, हंसेगा, खेलेगा उनकी तरह जैसे कि वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चिल्ड्रन either modify or form a new schema based on new experience, मतलब प्याजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसके हिसाब से इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी प्रोसेस में चिल्ड्रन जो है वो या तो मॉडिफाई कर लेगा, मतलब उसका जो स्कीमा होगा, या एक नया एक्सपीरियंस के बेस पे नया स्कीमा बनाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इंटरनलाइजेशन या कंडीशनिंग। यहाँ से आपने देखा होगा कि प्याजे पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब कि प्याजे की जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीपी के अंदर आपकी। तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो हमने क्या, प्याजे कहता है कि जो बच्चा है ना वो अपने इन्वायरमेंट में एडेप्ट होने की कोशिश करता है, मतलब ढलने की कोशिश करेगा। एडेप्टेशन कहा गया है जिसे। तो ये दो तरीके से करता है, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। इसमें एक वर्ड है आपका स्कीमा। ये होता है कि जैसे जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो चाइल्ड के माइंड में ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का जो चाइल्ड का तरीका है वो स्कीमा कहलाता है। तो फिर ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि जो बच्चा है वो आइदर मॉडिफाई कर लेगा या एक नया स्कीमा बनाएगा नए एक्सपीरियंस से। तो देखिए अगर बच्चे का कोई ऐसा कंसेप्ट है जो उसे पहले से पता है, जैसे कि मान ले बच्चे को पता है कि उसके घर पे ऐसे कैट है और जो कैट है ना वो ब्लैक है। तो अब तक बच्चे को सिर्फ यही पता है कि जो कैट है वो ब्लैक होती है।
हो सकता है एक दिन वो व्हाइट कैट देख ले। तो पहले बच्चे को नहीं पता है कि कैट्स वाइट भी होती है, तो अब बच्चा इसके बेसिस पे क्या करेगा कि ये इंफॉर्मेशन भी ना अपने पुराने स्कीमा में ऐड कर लेगा। तो जो ये नई इंफॉर्मेशन ये पुरानी में ही ऐड होगी, मतलब उसका उसने उस चीज का डोमेन इंक्रीज कर बड़ा कर दिया, ब्रॉड कर दिया कि कैट्स ब्लैक भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है। तो इस जो अडेप्टेशन है ना, इसको कहा जाता है आपका एसिमिलेशन। मतलब दोनों में एक चीज सिमिलर है कि दोनों कैट हैं, उनका कलर बस अलग अलग है, तो उसने बस वो अपना स्कीमा अपडेट कर लिया है, उसके हिसाब से मॉडिफाई नहीं किया है, उसको बस अपडेट कर लिया है, नई इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर कर लिया है। सेकंड, अगर मान ले बच्चा कैट की जगह वही मंकी देख लेता है और उसने कभी मंकी नहीं देखा है, तो ये उसके लिए बिल्कुल ही नई इंफॉर्मेशन है। इसके लिए उसे नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, या जो पुराना है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये मंकी है, ये कैट नहीं है, ये उसके नए एक्सपीरियंस पे है। तो मतलब ये जो उसका न्यू इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन मतलब जो बच्चा है ना, उसने मॉडिफाई कर लिया अपना स्कीमा और एक नया स्कीमा बना लिया नए एक्सपीरियंस के बेस पे। तो जो प्याजे की इस चीज को आप अकोमोडेशन कहते हैं। यहाँ से आपका ये भी कवर हो गया कि एसिमिलेशन किसे कहेंगे। ये एडेप्टेशन के पार्ट है, जो कि बच्चा इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करता है या खुद को उस चीज में एडजस्ट करता है, वो किस वे से आपका एडजस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, according to Vygotsky, the upper limit of tasks that a learner can successfully perform with the assistance of a more competent individual is termed as। more competent का मतलब हो गया कि वो आदमी जिसको ये नॉलेज ज्यादा होगी या जो ज्यादा कैपेबल होगा उस चीज के लिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो वाइगोस्की कहते हैं कि जो अपर लिमिट है टास्क को करने की, जो कि एक लर्नर कर सकता है सक्सेसफुली किसी दूसरे की हेल्प से, जो आदमी की ज्यादा कैपेबल है उस काम के लिए, तो उसे क्या कहेंगे उस चीज को। कि मतलब मान ले कोई भी काम है, ठीक है, ये बच्चा ये काम है, इसकी अपर लिमिट ये है कि ये बच्चा यहाँ तक काम कर सकता है, पर किसी और की हेल्प से, जो कि आदमी इस काम को करने के लिए कैपेबल यानी कि योग्य है, उसकी हेल्प से, तो इस लेवल को बच्चे के क्या कहेंगे, बच्चे के इस लेवल को क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपके लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए ये तीनों ही कंसेप्ट एक ही उसके वाइगोस्की के एक ही कंसेप्ट के अंदर कवर होते हैं। जो फर्स्ट इंस्टेंस में आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आप आंसर लगा के आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ही आपको यही पता होना चाहिए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। ये जेपीडी हो गया, मतलब ये वाइगोस्की का कंसेप्ट है, जिसमें ये कहता है कि जो बच्चा है ना, उसमें एक तो जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है, मतलब कोई बच्चा है यहाँ काम कर रहा है, ये इसका एक्चुअल पोटेंशियल है कि ये बच्चा बिना किसी की हेल्प लिए इतना ही काम कर सकता है, मतलब इस काम को ये पूरी अच्छे से कर सकता है। और एक ये काम है जो बच्चा कर तो सकता है, पर उसके लिए उसे किसी और आदमी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो आदमी जो कंपिटेंट, जो वर्ड क्वेश्चन में यूज है, यानी कि जो कैपेबल है, जो योग्य है, उसकी हेल्प से करेगा। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंट आदमी की वो होती है या बच्चे की वो होती है जो काम वो बिना किसी की हेल्प से कर सकता है। और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा यहाँ तक परफॉर्म करने का उसका स्टैमिना कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल मेच्योरेशन एक हिसाब से उसकी बॉडी में तो है, पर उसने उस चीज तक अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। पर अगर उसे किसी ऐसे इंसान की हेल्प मिल जाए तो वो उस काम को कर सकता है। तो ये आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि किसी बच्चे को 10 तक टेबल्स लर्न है, ठीक है, तो अगर उसका टीचर उसकी हेल्प करे तो हो सकता है वो 15 तक टेबल लर्न कर ले,
तो ये उसका एक्चुअल है कि वो यहाँ तक करे हुए है बिना किसी की हेल्प से। पर टीचर की हेल्प से हो सकता है वो 15 तक टेबल कर ले या 20 तक टेबल कर ले। ठीक है, कि बच्चा अगर 10 तक टेबल याद कर सकता है तो वो 15 तक भी कर सकता है, तो ये इसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। पर यही बच्चा एल्जेब्रा नहीं सीख सकता है इस एज में, तो ये वो काम है जो वो बच्चा कर ही नहीं सकता है। मतलब ये उसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल से बाहर का काम है। तो देखिए आपका ऐसा सर्कल होता है कि ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट चाइल्ड का, ठीक है। फिर ये वो वाला सर्कल होता है जिसमें बच्चा पोटेंशियल रखता है, यानी कि जो जेपीडी है, जोन ऑफ आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। और फिर ये वाला जोन आ जाता है आपका वो काम जो बच्चा कर ही नहीं सकता है, इस एज में नहीं कर सकता है, मतलब हेल्प से भी। तो तो फिर यही क्वेश्चन है कि आपका वो काम जो बच्चा किसी और की हेल्प से कर सकता है उसे आप क्या कहेंगे, मतलब किसी कैपेबल आदमी की हेल्प से कर सकता है, तो वो होता है आपका लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि बच्चे में उतना पोटेंशियल है कि वो वहां तक डेवलप कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्म रेफर्स टू extra cues designed to increase the chances of a student providing the correct answer to a question। मतलब एक बच्चे को एक्स्ट्रा क्यूज यानी कि एक्स्ट्रा कोई चीजें ऐसे हेल्प करी जा रही हैं, डिजाइन इस हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि जो बच्चा है ना वो सही आंसर ही दे, इंक्रीज करे उसके चांस कि हाँ भाई ये बच्चा सही आंसर ही दे। तो इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉम्प्ट, सजेशन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि अगर हम किसी बच्चे को कोई नई चीज सिखा रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपको किसी को कोई नई न्यू स्किल सिखानी है, तो सिखाते हुए ऐसे मान लें कि जैसे जैसे जोन्स में वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो हम उसकी हेल्प करते रह जाते हैं कि हाँ ये चीज सही है, ये आंसर सही है, ऐसे होगा। तो ये मतलब एक हिसाब से हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं उसको। तो इसमें आपका ये प्रॉम्प्ट का कंसेप्ट होता है। मतलब ये क्या चीज होती है कि एक प्रॉम्प्ट इज अ क्यू और इंस्ट्रक्शन, या तो ये कोई क्यू है या कोई इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई उसे हम कोई चीज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि दिया जाएगा या तो बिफोर, दैट इज गिवन बिफोर, और ड्यूरिंग द पर्सन्स एक्शंस और रिस्पॉन्स। मतलब या तो हम किसी बच्चे को पहले बता देते हैं कि बेटा इस चीज में ये आपकी ऐसे हेल्प कर सकता है। जैसे मान लें कि आपको उसको ऐसे कलर्स, अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश करना सिखाना है, तो आप उसको ना, जैसे सुबह उसने कोई एप्पल खाया होगा, एप्पल का कलर रेड था, तो इसमें से आपको जैसे उसका ऐसे चूज करवाना है कि भाई इसमें से रेड कलर कौन सा है, तो आप उसे क्यों दे दें कि सुबह तुमने एप्पल खाया था वो कौन से कलर का था। मतलब आप ऐसे अलग अलग, या आप उसे कोई चीज शो कर दें कि देखो ये रेड कलर होता है, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि इनमें से कौन सा है। तो मतलब हम उसे क्यूज दे रहे हैं अलग अलग टाइप के। तो ये क्यूज आपके वर्बल हो सकते हैं कि आप बोल के कुछ कहें, जेस्चर्स शो करें आप किसी चीज के, मॉडलिंग यानी कि वैसे ही कोई टाइप की कोई और चीज शो करें, या कोई फिजिकल प्रॉम्प्ट हो आपका, तो ये हेल्प करेगा बच्चे को सही आंसर देने में। तो ये आपका प्रॉम्प्ट होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट ये होता है कि जब आपको या जब चाइल्ड को ऐसे कन्वर्जेंट यानी कि ऐसे एक चीज के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सोचने के लिए कहा जाता है। और सजेशंस मतलब जब आप ऐसे कोई चीज बस सजेस्ट कर देते हैं कि ये चीज सही है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये प्रॉम्प्ट है। कि जब हम बच्चे की हेल्प करते हैं उसे एक्स्ट्रा क्यूज देके, ताकि उसका जो आंसर है वो सही होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मतलब मॉडलिंग जो है वो आपका एज ए कंसेप्ट किस पे बेस्ड है। तो इसके लिए आपने पढ़ा या सुना होगा कि एल्बर्ट एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो जिसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि जो बच्चा होता है ना,
वो मतलब अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें से बच्चा सीखता है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी 1960s के टाइम की है। उस टाइम की है जब मेनली ये चीज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये सब ज्यादा एक्सेप्टेबल थी, इनको ज्यादा एक्सेप्ट किया जा सकता था। उस टाइम अल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि बच्चा जो है वो अपने इन्वायरमेंट से भी सीखता है, मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी। और वो इन्वायरमेंट से कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। मतलब कोई चीज देख के भी बच्चा सीख जाता है। तो ये आपका एल्बर्ट बेंडूरा का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। इसी लर्निंग के अंदर जो आपका जो कंसेप्ट आएगा ना वो मॉडलिंग का आएगा। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन यही है कि बस मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, तो आपका आंसर है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि है एल्बर्ट बेंडूरा की। देखिए हम मॉडलिंग का कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, एल्बर्ट बेंडूरा ने, आपका एक एक्सपेरिमेंट है उसमें ये क्या करते हैं कि जैसे एक बच्चे को, सॉरी, एक बच्चे को ना एक रूम में बिठा दिया गया है। इसमें एक अडल्ट है, अडल्ट को एक डॉल दे दी गया है। तो ये अडल्ट ना इस डॉल के साथ जैसे एग्रेसिव होता है, इसे मारता है, ये बच्चा इस चीज को सीखता रहता है, देखता रहता है, मतलब कि वो अडल्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद इन्होंने जैसे कंटिन्यूस सीरीज में ऐसे क्या किया कि जो कुछ बच्चों को है ना वो टीवी पे फाइटिंग के सीन्स दिखाए गए, कुछ बच्चों को वही फाइटिंग वगैरह एनिमेशंस में सिखाया गया। तो इन्होंने कहा कि अगर जैसे जब ये बच्चा का टाइम आएगा ना, तो हो सकता है, मतलब जब इनकी ऐसे कोई सिचुएशन आएगी जब ये बच्चा एग्रेसिव होगा, तो ये भी ये बिहेवियर को मतलब रिपीट करेगा, कॉपी करेगा इस चीज को। तो ये कहता है कि जो बच्चा है ना वो ऑब्जर्व करके भी सीखता है। और जो मॉडलिंग का मतलब है यहाँ पे जो इस जो अडल्ट है आपका, इसे एज अ मॉडल, मतलब एज अ एक्टर या मॉडल लिया गया है बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे को ये सिखाने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पर बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जैसे बहुत लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता है, मतलब वो अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, या जो उनके सिबलिंग्स वगैरह है, अडल्ट है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इनका कहना है कि बच्चा इन सब से सीखता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कंसेप्ट सीखता है। और ये इनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जो कि इनकी मॉडलिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो इनकी जो मॉडलिंग है ना वो बेस्ड आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पे, कि बच्चे जो है वो अपने इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं सोशली। और ये थ्योरी किसकी है? एल्बर्ट बेंडूरा की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी पे है कि एल्बर्ट बेंडूरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, अभी हमने देखा कि इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं फिर इस थ्योरी के बारे में। तो जैसे इन्होंने, ये हमें पता लग गया कि इनका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग का कंसेप्ट है। तो जैसे इनकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, इनके बेसिस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। तो उसमें फर्स्ट क्या है कि वो है लर्निंग जो है ना वो आपकी कोग्निटिव प्रोसेस है, जो कि आपकी सोशल सेटिंग या इन्वायरमेंट में होती है। मतलब जो आपका इन्वायरमेंट आस पड़ोस है ना उसमें आपकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है। सेकंड है आपका कि जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन से या बिहेवियर से या कॉन्सिक्वेंसेस से आप सीख जाते हैं उस चीज को। थर्ड इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लर्निंग हो गई है, हो सकता है आपको तभी उसमें चेंजेस, जो बच्चा है उसके बिहेवियर में तभी चेंजेस ना दिखे उस चीज के लिए, पर क्योंकि उसने सीख लिया है तो हो सकता है वो इन फ्यूचर जाके वो उस चीजों को डिस्प्ले करे, उस लर्निंग को डिस्प्ले कर दे, कि उसको दिखाए। चौथा ये कहते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट हम कहते हैं ना, कि बच्चे की प्रेज या पनिशमेंट जो है ना वो एक रोल प्ले करती है, पर ऐसा नहीं है कि वो इंटायरली रिस्पॉन्सिबल है आपकी लर्निंग के लिए। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आप वो काम करें ही करेंगे। मतलब वो इम्पोर्टेंट है, पर कि जरूरी नहीं है कि प्रेज किसी को मिल रही है तो वो बच्चा सीख ही जाएगा उस चीज को।
जो फर्स्ट इनके ऑब्जर्वेशन है वो है आपकी कोग्निशन और जो बिहेवियर है और इन्वायरमेंट, ये सब म्यूचुअली डिपेंडेंट है। मतलब एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं ये। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे का ज्ञान ऐसे ही बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। मतलब ये सारे कंसेप्ट जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्लासेस में हम इनकी थ्योरी को ऐसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उस पे भी क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय केनर, डॉन, स्किनर या सिगमंड फ्रूड। ये एक हिसाब से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऑटिज्म को जो है ना वो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म जो है वो, जैसे कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या आपका एएसडी, ये एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जो बच्चे की डेवलपमेंट में ऐसे लिमिटिंग डेवलपमेंट में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आप ऐसे कह सकते हैं। जो ये अफेक्ट करेगा कि बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है, मतलब लोगों से कैसे बातचीत करता है या बिहेव करता है, कैसे चीजें सीखता है। तो जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस होते हैं ना वो दूसरे लोगों से अलग होते हैं। हो सकता है ये बाकी लोगों को अपनी बात इतनी इफेक्टिवली ना समझा पाए या दूसरों की ना समझ पाए। इनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो बाकी लोगों से, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस है, इनसे अलग होगा। तो ये आपकी ऑटिज्म की कंडीशन होती है। और ये जो इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इन्होंने, लियो कैनर ने। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, मतलब ये आप याद रखिएगा कि किसने ऑटिज्म को आपने डिस्क्राइब किया है, लियो कैनर ने। इस हिसाब से हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। होप आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।